प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसका भाग एक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पहला टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो मिश्रण क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले। मिश्रण क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक क्या मिलते हैं, तत्व या यौगिक। एक भी आ सकते हैं हम, एक या एक से अधिक, या दो से अधिक, ठीक है। तत्व या तत्वों का यौगिक हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो उसके घटक, उसके अंदर अलग अलग घटक होंगे। दो, अगर दो हैं तो दो घटक हो गए, तीन है तो तीन घटक हो गए, ठीक है। जितने भी घटक हो उनमें जितने भी घटक, उनको हम अलग कैसे करेंगे, तो उनको अलग करने के लिए अलग अलग विधियाँ यूज की जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, भौतिक विधि के द्वारा ही अलग कर देते हैं। जैसे हाथ से चुनना, ये सब क्या है, भौतिक, हाथ से चुनना, छन्नी से छानना, ठीक है। लेकिन कुछ एक विषमांगी मिश्रण में भी कुछ एक घटक ऐसे होते हैं जिनको हम इससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए हमें अलग अलग तकनीक यूज करनी पड़ती है। आज हम उन तकनीकों के बारे में ही देखेंगे, हम कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहली तकनीक हम देखते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण जैसे नाम से ही पता है कि कोई एक वस्तु जो है वो वाष्प बन के उड़ेगी, ठीक है। तो वाष्पीकरण किस में होगा, द्रव में होगा, ठीक। अभी कहता है मिश्रण में दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, ठीक। उदाहरण, रंग वाले घटक डाई को नीले रंग अथवा काली स्याही से अलग करना। अब ये कैसे करते हैं डाई को अलग, ठीक, कैसे करते हैं हम देखते हैं अभी, ठीक। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम क्या कर रहे हैं कि दो घटकों को अलग कर रहे हैं, जिसमें से एक क्या होगा, वाष्प होकर अलग हो जाएगा। तथा जैसे यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, बर्नर, ठीक है। बर्नर हो गया, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ये वायर गाज हो गई, ठीक है। ये बीकर हो गया, ठीक। इस बीकर के ऊपर हमने क्या लिया है, वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, पानी डाल के स्याही को, मतलब स्याही जो है वो इसके अंदर डाल लिया। अब हम इसको डायरेक्ट गर्म कर सकते थे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बीकर को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगी, यानी हीट बनेगी, पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ेगा। और क्या होता है, भाप में ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम इसको भाप से क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे तो ये क्या करेगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। क्या वाष्प बन के उड़ेगा, वाष्प बन के उड़ेगा हमारा पानी, और नीचे क्या रह जाएगी, डाई, ठीक है। तो ये एक तकनीक है अलग करने की, किसको अलग करने की, रंग वाले घटक डाई को अलग करने की, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, इसमें इस तकनीक में विलायक जो है, विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया गया है। विलायक से विलेय, यानी विलायक क्या था हमारा, पानी। विलायक क्या था हमारा, ये इसके अंदर अगर हमारे ने डाई घोली हुई है, यानी पानी के अंदर घोली हुई है, तो विलायक के अंदर क्या है, विलेय घुला हुआ है, ठीक है। वाष्प बन के कौन उड़ रहा है, विलायक। विलेय हमारा क्या रह गया, नीचे बैठ गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक तकनीक है जिसके द्वारा विलायक से विलेय को अलग किया गया, वाष्पीकरण। ये किस में होगा, ऐसे दो लेने हैं जिसमें एक जो है वो वाष्पित हो सके, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अपकेंद्रीयकरण, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। ये कैसे होती है, आपके सबके घर में दूध है, हम चलो दूध छोड़ो, हम जब दुकान में दूध लेने जाते हैं तो वो हमें कहता है कि फुल क्रीम दूध चाहिए, टोंड चाहिए, या डबल टोंड चाहिए, किस प्रकार का दूध चाहिए, उसके अकॉर्डिंग थैली भी अलग अलग आती है, ठीक है। ये अलग अलग क्यों देता है, कि कहता है फुल क्रीम चाहिए जिसमें से क्रीम जो है वो ज़्यादा हो, फिर कहता है टोंड चाहिए और कम, डबल टोंड चाहिए उसमें और भी कम क्या हो, क्रीम हो, यानी फैट हो, ठीक है। तो ये एक विधि होती है जिसके द्वारा हम दूध में से क्रीम जो है वो अलग कर लेते हैं। आपके घरों में हम अपने अपने घरों में हम क्या करते हैं, दूध में से दूध को जमा, मतलब दही बनाते हैं, दही में से हम क्या निकालते हैं, घी, ठीक है, जिसको हम अलूनी घी बोलते हैं, कि अलूनी घी निकालते हैं। वो क्या है, एक तरह की क्रीम ही है। तो ये कहते हैं कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे आते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। अब दूध को छान के देखो, क्रीम निकल जाएगी क्या, नहीं निकलेगी, ठीक है, छानक पत्र से बाहर निकल गए। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रीकरण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर क्या होता है, तेज़ी से घुमाया जाता है, ठीक है। दूध बिलौते हमने देखा है कि वो क्या करती है, झरनी तेज़ी से घुमाती है, ठीक है। तो भारी कण जो होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण क्या होते हैं वो
ऊपर आ जाते हैं। ठीक, अब ये मशीन लैब में या इंस्ट्रूमेंट में कैसे यूज की जाती है दिखाते हैं आपको। ये इस तरह की मशीन होती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये हमने क्या लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब ली हुई है। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो भी सैंपल लेना है, यानी दूध है तो दूध ले लिया, और कुछ लेना है तो और कुछ ले लिया। ठीक है, उसको लेके इसका ढक्कन लगा के यहाँ से इसको ढक्कन को क्लोज करेंगे, फिर इसको चला देंगे। चलाने के बाद ये घूमेगी, ये अंदर वाला हिस्सा है जो ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो जो हैवी कण होते हैं, जो भारी कण होंगे वो इसमें टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सबसे हल्के होंगे वो सबसे ऊपर, जो उससे कम हल्के होंगे वो इससे थोड़े से नीचे, जो सबसे भारी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो अलग अलग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो दूध आपको समझ में आ रहा है, फैट कैसे अलग करते हैं दूध से, यही टेक्निक होती है। अपकेंद्रीयकरण बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी कहते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हमने ब्लड टेस्ट कराया होगा। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में इसका यूज होता है। मतलब ब्लड टेस्ट जब करते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, अपकेंद्रीय मशीन में डाल के घुमाता है। ठीक है, तो जांच प्रयोगशाला में रक्त या मूत्र के जांच, ठीक है, डायरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया, ये सबके घरों में होती है। कपड़े धोने की मशीन, ठीक, कपड़े धोने की मशीन आजकल आ गई है, तो कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को जल निचोड़ने में, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी घूमने वाली मशीन होती है, उसमें भी देखना आप घुमाते हैं, तेज़ी से घुमाएगी। ठीक है, पानी होगा, हैवी होगा, वो निकल जाएगा बाहर, कपड़ा जो है वो सूख जाएगा। ठीक है, तो कपड़ों को जल निचोड़ने में भी काम में लाया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का। अब क्या है, ये तो था हमारे पास घुलने वाले थे, जो घुले हुए थे। अब ऐसे भी द्रव होंगे जो अघुलनशील होंगे। ठीक है, यानी दो द्रव हैं जो आपस में घुल ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे। ठीक है, उन द्रवों को हम अलग अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला कहता है कि दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने का तरीका क्या है। दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने का सबसे पहला जो तरीका है वो है पृथक्करण कीप के द्वारा। ये है पृथक्करण कीप कंप्लीट, इसको हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण कीप। क्या बोलते हैं, पृथक्करण कीप। ये क्या करती है, दो द्रव लिए हमने अलग अलग। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मिट्टी का तेल लिया है हमने। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, एक मिट्टी का तेल डाला है किसके अंदर, जल के अंदर। दो है, तेल हमें पता है कि तेल जो है ऊपर आ जाता है, जल जो है नीचे बैठ जाता है। ठीक है, मतलब जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम होती है तो ऊपर रहता है, और जल जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो नीचे। ठीक है, अब हम पृथक्करण कीप में उसको घुल नहीं रहे हैं दोनों। ठीक है, अघुलनशील है, अघुलनशील पदार्थ है, हमने पृथक्करण कीप में डाला। इनको डालने के बाद इस कीप को पकड़ के कॉर्क लगाई इसको, और इसको हिला दिया, ऐसे बिल्कुल हिला दिया ऊपर से नीचे तक। ठीक है, हिलाने से क्या होगा, ये हिलाने के बाद इसमें जो भी ऑयल वगैरह था सब अलग से एक लेयर बना लेंगे। इस तरह बना ली लेयर बनाने के बाद स्ट्रोक कॉर्क है, इसको खोल के हम एक नीचे बीकर रखेंगे। इस बीकर में पानी को एकत्रित कर लेंगे। किसको एकत्रित करेंगे, पानी को। ठीक है, जल है, ये जल नीचे निकाल लेंगे, और जहाँ से मिट्टी का तेल की लेयर बिल्कुल निकालनी नहीं है आपको, जैसे निकलने को हम इसको बंद कर देंगे, तो तेल को और इसको अलग हम कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों को हम ऐसे अलग कर सकते हैं। इसका उपयोग देखो कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, तथा तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में हमने देख लिया। ठीक है, धातु शोधन यानी धातु को शुद्ध करने में, लोहे को पृथक करने में भी हम इस विधि का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल यानी जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो क्या आ जाएंगी ऊपर, और भट्टी के निचले स्तर पर पिघला हुआ लोहा रह जाता है, और लोहे को हम निकाल लेते हैं और वो उसको पृथक्करण कीप में छोड़ देते हैं। इसके द्वारा हम धातु शोधन का भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं उदर्वपातन। सबसे पहले हम देखेंगे उदर्वपातन होता क्या है। उदर्वपातन सब्लिमेशन, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कराया गया था, यानी पहला जो पार्ट है पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कराया गया था कि उदर्वपातन क्या होता है। उदर्वपातन क्या होता है, किसी भी सॉलिड को, ठोस को सीधे किस में बदलना, बिना लिक्विड में बदले किस में बदलना, गैस में। ठोस किस में बदल रहा है, गैस में। ठीक है, सीधा। और वाइस वर्सा, गैस किस में बदल रही है, सॉलिड में। कौन सा सब्सटेंस मिसिंग है इसमें, लिक्विड वाली जो स्टेज है वो मिसिंग है, लिक्विड नहीं बन रहा है, इसमें भी लिक्विड नहीं बन रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन या उदर्वपातन। अब ये सब्लिमेशन या उदर्वपातन से हम कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये कहता है कि सब्लिमेशन या उदर्वपातन से कोई ऐसा मिक्सचर हमें लेना है। ठीक है,
कोई ऐसा मिक्सचर हमें लेना है जिसमें एक जो है, एक वो उसका क्या हो जाए, वो सब्लिमेशन हो जाए, उधर वो पातन हो जाए, मतलब वो सॉलिड से सीधा किस में बदले, गैस में बदले। जैसे इसने एग्जांपल दिया, कई सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। हम देखते हैं इसमें एक एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल देखते हैं हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें अमोनियम क्लोराइड लिया गया है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लिया गया है किस मिश्रण के साथ, नमक के साथ। ठीक है, अब ये कहता है कि हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड और नमक इसमें डाल लिया। ये क्या है हमारे पास, चीनी मिट्टी की एक प्याली है जिसको हम क्या कहते हैं, वाच गिलास। वाच गिलास के अंदर हमने डाल लिया। डालने के बाद इसके ऊपर कीप रखी है उल्टी करके। ठीक है, ये कीप हमने क्या किया, उल्टी करके रखी है और इसमें से हवा जो है पास ना हो, इसीलिए हमने इसको ढक दिया। किससे ढका है, रुई से। ठीक है, मतलब क्लोज्ड कर दिया। नीचे से हम बर्नर से इसको हीट देंगे। हीट देंगे तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड था NH4Cl, अमोनियम जो क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और ये जब गैस में कन्वर्ट होगा तो ये रुई की सहायता से ये बाहर ना जाए, इसीलिए हम ये रुई लगा रखी है, ये अंदर ही रहेगा। और नमक जो है वो हमारा, नमक का मिश्रण क्या होगा, वो हमारा नीचे रहेगा, पिघल जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, जब हम इसको बर्नर हटा देंगे तो ये जो गैस थी ये धीरे 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 दोबारा कहाँ हो जाएगी, सॉलिड में आके, और यहाँ जम जाएगी। साइडों में क्या होगी, जम जाएगी। और नीचे हमारा क्या रह जाएगा, नमक। तो दोनों चीज़ें अलग हो गई, NH4Cl प्लस NaCl हमको, हम इस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन से और किसको हम अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन से एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, सब्लिमेशन से अलग करने का दो और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का हो गया, कपूर का हो गया। आपने घरों में देखा होगा, कपूर हम सर्दियों में रखते हैं। ठीक है, सर्दियों के जो कपड़े जब हम उनको पैक करके रखते हैं तो उसमें कपूर की गोलियां डाली जाती हैं, लेकिन जब हम उन कपड़ों को निकालते हैं तो कपूर की गोलियां या तो ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल ही, क्योंकि गैस में बदलेंगी और ये किस में मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट में। ठीक, कपूर हो गया। दूसरा नेप्थलीन, ठीक, एंथ्रासीन हो गया, इनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पहले हमें ये विधि देखनी है, उसके बाद हम देखेंगे इसके द्वारा करते क्या है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पहले हम देखें क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम क्या करें, कलर अलग अलग करें। ठीक, तो इस विधि के द्वारा हम उन विल्यों को अलग करते हैं जिसमें, जो किस में विलायक में घुले होते हैं और किस में कलर के रूप में घुले होते हैं। ठीक है, कलर के रूप में कोई विल्य जो है वो विलायक में घुला हुआ है, उसको हम अलग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने कि काली शाही। ठीक है, काली शाही में विद्यमान डाई को हम कैसे पृथक करेंगे, काली शाही में कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, इनको हम कैसे अलग करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले होती है क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, छानक पत्थर। ठीक है, इसमें पेंसिल के सहायता से क्या करते हैं, एक निशान लगाते हैं, इसके ऊपर हम उस डाई में से एक रंग निकाल के यहाँ लगाएंगे। ये लगा दिया ये। ठीक है, ये डॉट का जो निशान है यहाँ पे शाही का निशान लगाएंगे, लगा दिया हमने। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या है, एक बिकर है। ठीक है, ये क्या अलग से आता है लैब में हमारे। ठीक है, इसके ऊपर हम स्ट्रिप डालेंगे और ये जो जल है, इस जल के अंदर इसको पूरा नहीं डुबोएंगे, इस निशान से नीचे नीचे का डुबोएंगे। नीचे नीचे का भी कम्प्लीटली नहीं, थोड़ा सा डुबोएंगे। थोड़ी देर हम इसको रख देंगे जार में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जार। इस जार के अंदर हम थोड़ा सा रख देंगे। जार के अंदर रखने के बाद हम इसको छोड़ देंगे कुछ देर तक। छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि कलर जो है, शाही का जो निशान है, इसमें से छानक पत्थर में ये क्या चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी ट्यूब की तरह। ठीक है, और ये जो है, ये यहाँ पे हमें अलग अलग कलर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, अलग अलग कलर। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक, देखिए जो शाही हमने प्रयोग में लाई, जो भी शाही थी, जो शाही हम प्रयोग में लाए हैं, उसका क्या हो रहा है, जो शाही हम अपने प्रयोग में उस जल विलायक के रूप में तथा डाई विलय के रूप में, जैसे ही जल छानक पत्थर के ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, जल चढ़ रहा है, छानक, यह डाई के कण भी अपने साथ
ले जाता है। तो डाई के जो कण होंगे वो भी जल के साथ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा चाणक्य पत्र है ये, ठीक है, इसमें ऊपर की दिशा में जब ये जल में डूबा हुआ है इतने में, ये हमारा जार है, ठीक है, तो ये ऊपर हमारे पास क्या आ जाएंगे, अलग अलग कलर आ जाएंगे। किसकी वजह से? कि पानी जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा, डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्राय डाई में 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो ये रंग वाले घटक जो जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उड़ जाते हैं। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब कहता है कि ठीक है, ये तो थे अघुलनशील द्रव। अब है हमारे पास घुलनशील द्रवों का हम कैसे करेंगे। इसमें एक चीज़ रहेगी कि डाई का प्रयोग हम कैसे करते हैं। डाई का प्रयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो डाई का प्रयोग सबसे पहले करते हैं हम रंगों को अलग करने में। दूसरा, अगर हम ड्रग्स लेते हैं, क्या ले रहे हैं? ड्रग्स। तो अगर हम ड्रग्स लेंगे तो ड्रग्स हमारे ब्लड में कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा ड्रग और किस अमाउंट में लिया हुआ है। तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का। यानी ब्लड निकालेंगे, उसको यहाँ पे लगाएंगे और चाणक्य पत्र की सहायता से जांच करेंगे कौन कौन सा रंग, अलग अलग रंग देगा वो। ठीक है, तो ये हमारे पास था। उसके बाद हमने अघुलनशील देखे थे। अब ऐसे द्रव देख रहे हैं जिनको पृथक करना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? क्योंकि दोनों द्रव जो वो एक दूसरे में घुले हुए हैं। अब जब दोनों ही द्रव एक दूसरे में घुले हुए हैं तो हम उसको अलग कैसे करेंगे? उसको अलग करने के लिए 2 तरह की विधियाँ यूज की जाती है। एक होती है आसवन विधि, मतलब डिस्टिलेशन। एक दूसरी होती है प्रभावी आसवन विधि, यानी परभाजी आसवन विधि, फंक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आसवन विधि और फंक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि। आसवन डिस्टिलेशन, प्रभाजी फंक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में हम देखो दोनों द्रव एक दूसरे में घुले हुए हैं, तो उन द्रवों को हम कैसे अलग करेंगे? जब दोनों का क्वथनांक अलग अलग होगा तो हम क्या कर सकते हैं? एक के क्वथनांक टेम्परेचर इतना देंगे कि एक इस क्वथनांक पे उबल जाए, फिर वाष्प बन के बाहर निकले, दूसरा उसके अंदर ही रह जाए। ठीक है, तो हम ऐसा ही कुछ इस करते हैं किसमें? आसवन विधि में, जिनका दो कंपोनेंट है, जो 2 कंपोनेंट है उन दोनों के क्वथनांक में अगर एक दूसरे से अंतर होता है, ठीक है, दूसरे से अंतर होता है लेकिन कम, ज़्यादा नहीं, कम ही अंतर होगा, तो हम उनको क्या करते हैं? आसवन विधि के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, अंतर कितना होना चाहिए? अंतर होना चाहिए 25 केल्विन से कम। कितना अंतर होना चाहिए? 25 केल्विन से कम। तो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है उसको हम किससे अलग करते हैं? जिसका हम 25 केल्विन से कम होगा उसको हम करेंगे प्रभाजी आसवन से। ठीक है, और जिसका 25 केल्विन से अधिक होगा उसको हम करेंगे आसवन विधि से। तो सबसे पहले हम आसवन का देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है आसवन का कैसे कर रहे हैं हम? आसवन का 25 केल्विन से अधिक होना चाहिए, प्रभाजी आसवन होगा तो 25 केल्विन से कम होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे प्रभाजी आसवन कैसे करते हैं। प्रभाजी आसवन में डायग्राम को ध्यान से देखना है। प्रभाजी आसवन में हमने क्या किया है? एक तो आसवन फ्लास्क लेनी है। ये हमारे पास क्या है? आसवन फ्लास्क है। इस आसवन फ्लास्क में अंदर हम दोनों मिक्स जो घुलनशील द्रव हमें दिया गया है घुले हुए हैं वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कोर की सहायता से थर्मामीटर लगाएंगे। देखेंगे ना कि इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये उबलना शुरू करेगा, ठीक है, बॉयल होना शुरू करेगा। ठीक है, तो हमने क्या दिया? इसको दिया पहले आसवन फ्लास्क लगाई। आसवन फ्लास्क में हमने क्या डाला? लिक्विड डाल दिया, जो भी हमें दिए गए थे। मान के चलते हैं जल तथा एसीटोन का विलयन हमें दिया गया है। एक जल है उसके अंदर क्या मिला हुआ है? एसीटोन मिला हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर देंगे तो कुछ टेम्परेचर पे जैसे ही एसीटोन का क्वथनांक आएगा तो एसीटोन ने उबल के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, वाष्प बनेगा। तो हमने क्या दिया? इस देखिए यहाँ टेम्परेचर आपने नोट कर दिया। कांस्टेंट हीटिंग करेंगे। जहाँ पे टेम्परेचर आ गया, मान लीजिए हम मान के चलते हैं इसका कि 273 केल्विन पे, वैसे 273 केल्विन से कम पे ही करेगा। ठीक है, मानते हैं कि 276 केल्विन पे ये क्या हो गया? इसका क्वथनांक आ गया किसका? एसीटोन का। तो यह एसीटोन क्या करेगा? यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से वाष्प बनने के बाद यहाँ से आना शुरू हुआ। यहाँ पे हमने क्या निकाला है कि इसमें हम क्या डाल रहे हैं? जल। कौन सा जल? ठंडा। जैसे ये वाष्प बना हुआ है फिर यहाँ पे आते ही इसका क्या होगा?
संघनन ये जमना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा तो हमने यहाँ बिक्कर लगाया जहाँ पे एसीटोन हमें निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम किसी को भी कर सकते हैं अलग। ठीक है, तो ये था हमारा, ये हमारा क्या था, एसीटोन को अलग करना। ठीक, ये किस में कर रहे थे हम, आसवन में। अब ये कहता है कि अगर टेम्परेचर जो है वो 25 केल्विन से कम होगा, यानी 25 केल्विन से कम होगा, तो हम किससे निकालेंगे उसको, प्रभाजी आसवन की विधि से। अब ये प्रभाजी आसवन क्या होती है, प्रभाजी आसवन भी सेम आसवन की तरह ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, अगर दो संगठकों के बीच एक ही द्रव उपस्थित होते हैं, अगर दो संगठनों से ज़्यादा संगठक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं, यानी ये द्रव हमारे पास एक ही है लेकिन उनके अंदर संगठन 2 से 2 या 3 4 5 कितने भी द्रव घुले होते हैं, तो हम उनको प्रभाजी आसवन से अलग करते हैं। और जिनका क्वथनांक क्या है, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ताकि सारों को हम अलग कर सकें। जैसे इसने दिया है उदाहरण के तौर पे हवा तथा पेट्रोलियम, हमने पढ़ा है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। कच्चा तेल आता है, उस कच्चे तेल से हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल भी बनाते हैं, मिट्टी का तेल भी बनाते हैं, क्रीम्स भी बनाते हैं। ऐसे ही हवा में भी बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो इनको हम अलग कैसे करते हैं, प्रभाजी आसवन से। देखो, ये प्रभाजी आसवन की, ये है प्रभाजी आसवन। ठीक है, इस प्रभाजी आसवन की इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे होता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन जो है वो आसवन की तरह ही है, बस इसमें अलग क्या है कि प्रभाजी, ये देखिए पहले हमने क्या लिखा, आसवन फ्लास्क है, उसके बाद हमने यहाँ पे थर्मामीटर लगाया था, अब यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रभाजी आसवन की एक नली। ये है प्रभाजी कॉलम। ठीक है, प्रभाजी कॉलम, और इसके अंदर डाले हुए हैं कांच के टुकड़े। ठीक है, शीशे के गुटके होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये गुटके क्या करते हैं, वाष्प जो बनेगी, यहाँ से जो वाष्प बनेगी उसको ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुटके जो वाष्प बनेगी उसको ठंडा, यहाँ से वाष्प बनने के बाद ये ऊपर उठेगी ना वाष्प, इस वाष्प को ठंडा होने के लिए क्या कर रहे हैं, गुटके ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ठंडा होगा, फिर ये यहाँ से जो निकलेगा, ठीक है, उसको हम अलग अलग करते जाएंगे। शुद्ध द्रव घटक ये अलग हो गया प्रभाजी आसवन में। ठीक है, हम अलग अलग करते रहेंगे इसमें। ठीक है, ये प्रभाजी आसवन है। और टेम्परेचर जो क्वथनांक जो है हम अलग करते हैं। देखें, हवा में किसी प्रकार गैस प्राप्त कर सकते हैं, तो देखो हवा में वायु है, दाब बढ़ाकर वायु को संपीड़ित करके ठंडा करके हम क्या बना लेंगे, उसको द्रव बना लेंगे। द्रव उसको आसवन कॉलम में डालेंगे। मैंने ये बताया था, वायु को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे, जो प्रभाजी कॉलम हो गया उसके नीचे टेम्परेचर देके, और यहाँ पे हमने जो फ्लास्क लगाई है उसमें टेम्परेचर देंगे, और गर्म होगी। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस का पृथक्करण शुरू हो जाएगा। जैसे ए पे कोई संगठक निकल रहा है, बी पे कोई निकला, 3 पे, सी पे कोई, डी पे कोई। ठीक है, इस तरह से हम अलग करेंगे वायु को। इसने लिखा अभी आगे भी हमारे पास एक दिया है कि वायु को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, वायु का दाब बढ़ाएंगे, फिर फ्लास्क में जाएगा, फ्लास्क में जाने के बाद लिक्विड है, फ्लास्क में जाएगा, फिर इसको हम किस में देंगे, इसमें देखते हैं एक बार। जी, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल लिया, वायु को लिक्विड स्टेज में, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर और कम तापमान पे हमने इसको किस में बदल लिया, लिक्विड में बदल लिया। वायु को लिक्विड में बदलने के बाद हम इसको जैसे ही बर्नर से हीटिंग स्टार्ट करेंगे, हीटिंग स्टार्ट करते ही क्या होगा, जैसे ही हमने हीटिंग स्टार्ट की, हीटिंग स्टार्ट करते ही क्या होगा, वायु ऊपर उठनी शुरू होगी। ऊपर उठेगी तो ये संघनन होगा, तो अलग अलग क्वथनांक अलग अलग पे होगा। इस पे थर्मामीटर अभी जैसे ऊपर उठा, मान टेम्परेचर कुछ आया, तो इस पे कौन सी द्रव है वो अलग कर लेंगे। उसके बाद इसका थर्मामीटर का टेम्परेचर बदला, हमने हीट धीरे धीरे कर रहे हैं, दूसरा आएगा उसको अलग कर लेंगे, तीसरा कंपोनेंट होगा उसको अलग कर लेंगे। इस तरह से हम अलग करते हैं। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है इसी तरह की, इसमें भी हम यही कर रहे हैं। देखिए, छानक पत्र है, यहाँ से वायु को डाल रहे हैं, डालते ही वायु में हम दाब बढ़ाएंगे। ठीक है, दबाव में वायु होगी, फिर गर्म वायु को जब हम इसमें डालेंगे तो इसमें ठंडा पानी है। सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम प्रभाजी आसवन में कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से जब निकालना ठंडा हो गया, तो अब ये कहता है कि वायु भी ठंडी होगी, तो शीतल संपीड़ित वायु होगी, उसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग उस पर अलग हो रही है। द्रवीय वायु जो लिक्विड रहेगी उसको इसके अंदर प्रभाजी आसवन कॉलम के अंदर हम इसको इकट्ठी करेंगे, फिर द्रवीय ऑक्सीजन। तो वायु के घटकों को हम इस तरह से भी अलग कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्रिस्टलीकरण। ठीक है,
ये क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टल बनाना। कैसे बनाएंगे हम क्रिस्टल? देखिए, यह एक ऐसी विधि है जिसमें ठोस को क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन से अलग किया जाता है। यानी हमारे पास क्या है, ठोस को क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस से अलग किया जाएगा। देखिए, क्रिस्टलीकरण ये विधि कैसे वाष्पीकरण विधि से अच्छी है? तो इसमें हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ठोस को क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन से अलग कर रहे हैं। कि हमारे पास क्या दिया गया है, ये इसको करते कैसे हैं, ठीक है, इस तरह करके ये वॉच ग्लास के अंदर लेके ये बर्नर से हम इसको हीट देते हैं। हीट देंगे जो जो ठोस होंगे वो क्रिस्टल के रूप में, चीनी के दाने के रूप में क्या हो जाएंगे, चीनी के दानों के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। पहले पिघलेंगे फिर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण विधि कैसे, अब क्या देता है, क्रिस्टलीकरण विधि कैसे वाष्पीकरण विधि से अच्छी है? हम वाष्प बना के भी तो अलग कर सकते हैं। कैसे? कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं तो तथा कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। तो कुछ ठोस तो क्या करेंगे, टूट जाएंगे, और कुछ चीनी की तरह झुलस जाएंगे। छानने के, फिर हम इसको छानते हैं, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विल्ले पदार्थों को विल्ले में घोलने पर विलयन की कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। अब ये कहता है जब हम इनको छानते हैं तो अशुद्ध विल्ले जो पदार्थ होते हैं वो विलायक में घोलने पर विल्ले के कुछ शुद्ध पदार्थ से अलग हो जाती हैं, यानी उनकी अशुद्धियाँ जो है वो अलग कर ली जाती हैं, ठीक है। अब है इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो समुद्री जल प्राप्त नमक को शुद्ध करने में किया जाता है। समुद्री जल से हम नमक कैसे निकालते हैं? तो हमने इससे पहले पढ़ा था, समुद्री जल है, ठीक है, वो रहता है वाष्प में बन के उड़ जाता है, ठीक है, जो रह गया वो ठोस बच गया, उस ठोस को हम किससे अलग करते हैं? क्रिस्टल से। मतलब उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करेंगे तो जो क्रिस्टल्स बच जाएगा वो क्या हो जाएगी, हमारे ठोस से अलग हो जाएगा। अशुद्ध नमूनों से फिटकरी को पृथक करना, इसको भी हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे पहला है पेट्रोल और मिट्टी का तेल, इसको हम कैसे अलग करते हैं? ये मैंने बताया था आपको भी पीछे, किसको हम किस तरह से अलग करते हैं, प्रभाजी सिंपल आसवन से हम इसको करेंगे, क्योंकि इसने लिखा है पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल में क्वथनांक में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। अधिक से अंतराल होता है तो हम किसे करते हैं, सिंपल आसवन से, यानी डिस्टिलेशन से। पृथक करने के सामान्य विधियों का नाम लिखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। दही से मक्खन निकालना, आपको बताया था किससे निकालेंगे दही से मक्खन हम, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से, अपकेंद्रीयकरण यंत्र से। समुद्री जल से नमक, क्रिस्टलीकरण से। नमक से कपूर, अमोनियम क्लोराइड कपूर, किससे करेंगे हम, सब्लिमेशन से। क्रिस्टलीय विधि से किस प्रकार मिश्रण को पृथक किया जाता है, अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया ये, ठीक है। आचरण विधि हो गया, पृथक्करण कैसे करेंगे, ये हो गया अपकेंद्रीकरण। अब है लास्ट टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो पहला जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है वो समझाए थे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिनका हम अवलोकन कर सकें, मतलब जैसे देख सकें, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे आप छोटे से बड़े हो गए, ठीक है, तो शारीरिक अवलोकन हम कर रहे हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं, उनको हमने क्या कहा था, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन या वर्णन कर सके भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे रंग हो गया, जो आपको दिख रहा है, रंग दिखता है, कठोर है दिखता है, दृढ़ता आपको दिखती है, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक, ये सब भौतिक गुणों में आते हैं, ठीक है। अब कहते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या कहा था कि जिससे कोई नए पदार्थ की उत्पत्ति हो, यानी उसका भौतिक, उसका जो गुण है वो कंप्लीट रूप से बदल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये भी आपको कराया था कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है, ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें कुछ नया बनेगा, इनमें नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इनमें नए पदार्थ बनते हैं। ये बहुत अधिक ऊष्मा तथा प्रकाशीय ऊर्जा ली या निकाली जा सकती है। यानी भौतिक परिवर्तन में हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा लेते हैं, निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता है, ठीक है, बर्फ़, जल और वाष्प। बर्फ़, पानी, ठीक है, मतलब पानी का बर्फ़ में जमना और फिर उसका वाष्प में बदलना, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये दिखने में कैसा लग रहा है कि रासायनिक है, लेकिन है कैसा, ये भौतिक, क्योंकि बर्फ़ भी क्या है, जल है, इसका भौतिक गुण नहीं बदलेगा, जल तो जल है ही, और वाष्प भी क्या है, ठंडा होगा, फिर ये किस में बदलेगा, जल में, ये भी क्या है, भौतिक गुण है,
ठीक है, रासायनिक गुण नहीं है, ठीक है, हम ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी जलेगी तो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, कार्बन का ऑक्सीजन, क्योंकि लकड़ी में कार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की क्या देगा आपको, CO2 प्लस एनर्जी, CO2 प्लस एनर्जी, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसको कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ एक नया पदार्थ बन रहा है CO2, ठीक है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने हैं, ठीक। जैसे ये पहला कहता है पेड़ को काटना, पेड़ को काटना क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो पेड़ को काटना हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटोगे कोई नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है, लकड़ी है, लकड़ी कट के दिख रही है, लकड़ी है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, घी पिघला है, दोबारा जमाओगे दोबारा जम जाएगा, यानी ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक तो नहीं हो रहा। अलमारी में जंग लगना, अलमारी में जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नया पदार्थ बनेगा, रस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, जंग, जिसको हम दोबारा से, जो चीज़ खराब हो गई है अलमारी में जंग लगने से, हम उसको दोबारा से नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प बनना अभी बताया, भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रभावित होना तथा उसका हाइड्रोजन, ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जल में साधारण नमक का घुलना, हमारे पास टॉपिक है जल में साधारण नमक का घुलना। जल में साधारण नमक का घुलना यानी साधारण नमक घुल रहा है हमारा जल में, ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। फलों से सलाद बनाना भौतिक, लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हमारे रह गए तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और तत्व यौगिक में डिफरेंस, ये हम करेंगे कल यानी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। धन्यवाद।